हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी साइंस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अम्ल भस्म लवण के जो चैप्टर चल रहा है ना, उसके थर्ड लेक्चर में पहुंच गए हैं। चलिए, आज के इस क्लास में हम पावर ऑफ हाइड्रोजन को जानेंगे। यानी कल के क्लास में हम जो आपको बताया था कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है, तो ये पीएच मान होता क्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए, यहाँ से 1 से 14 तक पीएच का रेंज दिया हुआ है। अगर कोई भी आपको नंबरिंग यानी पीएच मान अगर 0 से 7 के बीच में आ जाता है तो वो पदार्थ अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा। उसके बाद वहीं पीएच मान यदि 7 से 14 के बीच में आपको आता है तो वो पदार्थ भस्मीय गुण प्रदर्शित करेगा। और यदि 7 आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए 7, तो उस पदार्थ को उदासीन माना जाएगा। यानी ना वो खट्टा होगा ना कड़वा होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, उदासीन माना जाएगा। ठीक है, तो कुछ पदार्थ दिए और कुछ पदार्थ के पीएच मान दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूध का पीएच मान कितना होता है, 6.5 होता है। और इस दूध को अगर आप मतलब दूध का जो पीएच मान है उसको पलट देता है, जैसे 5.6 हो गया, तो ये आपका वर्षा जल का पीएच मान हो गया। ठीक है, वर्षा जल का पीएच मान, इस दूध के पीएच मान को याद रखिएगा। और वर्षा जल के पीएच मान के लिए इसको क्या कीजिएगा, 5 को पहले और 6 को बाद में कर दीजिएगा। ठीक है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। उसके बाद है चूना जल का पीएच मान कितना होता है, चूना जल का पीएच मान 11 होता है। तो आप खुद बताइए कि चूना जल जो है वो कैसा होगा, अम्लीय होगा या भास्मीय होगा, तो भास्मीय होगा। वैसे ही रक्त हमारा कैसा होता है, 7.4 है ना, तो 7 से अधिक होगा तो ये भी क्षारीय गुण ही प्रदर्शित करेगा। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आप शुरू से अम्ल पढ़ते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यानी ये अम्लीय गुण नहीं, कहीं ना कहीं इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से क्या होगा, कम होगा। तो क्या लगभग 1.0 है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि अमाशय का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो अमाशय का पीएच मान भी 1.0 है या 1 के बराबर होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। चलिए, इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि अम्ल के प्रकार, यानी अम्ल को कितने भागों में बांटा गया है। तो अम्ल को दो आधार पे बांटा गया। ठीक है, पहला है शक्ति के आधार पर, दूसरा बिलियन में मात्रा के आधार पर बांटा गया। शक्ति के आधार पर अम्ल को 2 भागों में बांटा गया, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। मात्रा के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल। सांद्र अम्ल का अर्थ होता है जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो, और तनु अम्ल मतलब जिसमें अम्ल की मात्रा क्या हो, कम हो। चलिए, इसके आगे पढ़ते हैं। देखिए, शक्ति के आधार पर अम्ल के प्रकार। शक्ति के आधार पर ऊपर ही हम लोग पढ़े कि दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रबल अम्ल जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोलते हैं। दूसरा क्या है, दुर्बल अम्ल जिसे वीक एसिड भी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अम्ल जल में पूर्णतः घुलकर, याद रखिएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा, पूर्णतः घुलकर ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहेंगे। ठीक है, यानी कोई भी अम्ल है और उसको जल में हम घुलाते हैं तो पूर्ण रूप से घुल जाएगा, और अधिक मात्रा में H+ आयन देगा उसको प्रबल अम्ल बोलेंगे। जैसे HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ETC। ठीक है, इत्यादि। इसको इतना ही एग्जाम्पल आप लोग के एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या है। तो जो अम्ल जल में अंशतः घुलकर, कैसे घुलकर, अंशतः घुलकर कम मात्रा में H+ आयन देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। ठीक है, उसमें क्या था कि पूर्णतः घुल जा रहा था और ज़्यादा मात्रा में H+ आयन दे रहा था, और इसमें क्या है कि अंश इन थोड़े से भाग घुलेंगे और कम मात्रा में क्या देंगे, H+ आयन देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे हमारा हो जाएगा एसिटिक एसिड, CH3COOH को एसिटिक एसिड बोलेंगे। उसके बाद H2CO3 यानी कार्बोनिक अम्ल। ठीक है, H3BO3 इत्यादि। और यहाँ पे आपके लिए एक थोड़ा सा नोट्स है जी, अगर कोई भी आपको ऐसा अम्ल दिखे जिसमें कार्बन हो तो वो हमेशा कैसा अम्ल बनाता है, दुर्बल अम्ल। तो कार्बन हमेशा दुर्बल अम्ल बनाता है। ठीक है, इससे आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।